हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन दिस चैनल अगेन। और जैसा कि हमने दावा किया था कि 70 आउट ऑफ 70 केमिस्ट्री की सीरीज मैं स्टार्ट करूंगा 8 से 10 वीडियो में। और उसमें से मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो वही आएंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो ये वीडियो जो मैं आज बनाने जा रहा हूं, इस वीडियो को मुझे लगता है कि आने वाले 24-25 घंटों में हो सकता है ये वीडियो टेक डाउन हो जाए, क्योंकि ये वीडियो स्ट्रिक्टली जो है प्रोहिबिटेड है, कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो मैं जो पेपर दिखाने वाला हूं, आज तक का रिकॉर्ड है कि यूट्यूब पे तुमको ये नहीं मिलने वाला है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए दिखाऊंगा। तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी लगे कि पॉजिटिव पोटेंशियल में आप हैं, तो आपका ये धर्म बनता है कि मेरी वीडियो को अपने सारे क्लास ग्रुप्स में जरूर भेजें, ताकि जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्किल है, उनका भी कुछ भला हो पाए। सो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को। आप लोग बिल्कुल फ्रेश माइंड से इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल स्किप मत करिएगा, एक एक वर्डिंग पर मेरी आपको फोकस करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेटा जरा इस चीज को समझना, ये जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो आपके सीनियर्स थे, मतलब ये पेपर इधर 2024 वाला है, ठीक है, जो इधर हुआ था मार्च के राउंड में 2024 के। उसके बाद कंपार्टमेंट का पेपर हुआ, कंपार्टमेंट का पेपर लगभग सितंबर अक्टूबर में हुआ, उसका भी मेरे पास वही पेपर है, वही मार्किंग स्कीम है जो भी सीबीएसई मुझे प्रोवाइड किया था, क्योंकि हम जो है मार्किंग इवेल्युएटर थे, गए थे चेक करने के लिए। तो लेकिन मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अरे यार, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। चलिए देखिए, तो ये सेट 1 है, ये ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं कि दिस इज अ सेट 1। ओके, चलो बहुत बढ़िया, इसको जरा ध्यान से आप समझिएगा। ओके चलो, तो जरा बेटा देखिएगा, इसमें जो एमसीक्यूज हैं, बिल्कुल सेम पेपर ऐसे आपको भी मिलेगा। इसमें जो एमसीक्यूज हैं, इनको हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। थोड़ा आपको ओवरव्यू देते हैं। सेक्शन ए में इसके सारे एमसीक्यूज हैं। और एक चीज मैं बता देना चाहूंगा कि आप लोग क्यों इसको देख रहे हैं, उसका एक रीजन है। सेक्शन बी जरा देखिएगा, ठीक है, यहां से सेक्शन बी स्टार्ट होता है, दो नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। और ये मार्किंग स्कीम है। अब इससे आप जान पाओगे कि हमें किस प्रकार से फिजिक्स और जो भी केमिस्ट्री या जो भी मैथ्स या अपकमिंग जो भी एग्जाम्स हैं, उनकी कॉपी कैसे लिखना है। ये चीज अगर समझ गए आप, तो आपका भला हो गया। और ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि किसी के पास ये मार्किंग स्कीम नहीं होगी, होगी तो भी वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, क्योंकि पता नहीं क्या क्या हो जाए उसके ऊपर, ठीक है, उस एग्जामिनर के ऊपर पता नहीं क्या क्या हो सकता है। लेकिन मैं आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो देखा जाएगा, अगर कुछ दिक्कत होगी तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। चलिए इस चीज को जरा देखिएगा, अभी मैं दिखाऊंगा कि स्कीम क्या है, किस टाइप से आप इसको करोगे। लेकिन जरा देखिए, सेक्शन फर्स्ट में ही पहले आइए आप, ठीक है। ये सेक्शन ए है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया था, देखिए जरा आप ध्यान से इसको देखिएगा। इसमें कहा गया है द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 प्लस प्लस Cl1 माइनस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, कुछ इस टाइप से हैं। और द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2, यानी CaCl2 की वैल्यू, यानी यहाँ पे कोलरास लॉ पूछा गया है। कोलरास लॉ क्या था? द सम ऑफ कैटायंस एंड एनायन, है ना, ठीक है, एट ईच कंडीशंस, मतलब किसी भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम लोग उसको देखेंगे। तो जरा देखिए, कॉन्सेप्ट के डिटेल्स में वीडियो हम एक एक करके देंगे, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे जल्दी जल्दी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने वाला टाइम नहीं है अभी। चलो देखो, इसमें वही पूछा गया था कि लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे CaCl2 को अगर हम करेंगे तो फिर ये हो जाएगा लैम्डा Ca प्लस प्लस और प्लस 2Cl1 माइनस लैम्डा एट फाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक। तो इसको जब दोनों को सम करेंगे, तो ये वैल्यू 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें जो वैल्यू निकल के आएगी ना बेटा, वो ये आएगी, ये वाली, ठीक। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो ये कोलरास लॉ पे क्वेश्चन पूछा गया था एमसीक्यू का। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके ऊपर वाले में देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है बेटा, जरा इसको देखिएगा ध्यान से। इसमें कहा गया है द कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, टाइम लग सकता है, ध्यान से आप सुनिएगा इस चीज को। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें देखो दो चीज दी गई है, HC, ये आप देख सकते हैं, HCO और SCO के, इसके दो मॉलिक्यूल्स, और कॉन्सेंट्रेट KOH है, और हीटिंग है, और AB का प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। तो आपको पता है कि एक जब भी आपको एल्डिहाइड और कीटोन पे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH हो या KOH, या 50% KOH हो या 50% NaOH हो, ठीक, कभी भी आपको दिख जाए या डाइल्यूटेड दिख जाए, समझ जाना दो ही चीजें होंगी, या तो एल्डोल कंडेंसेशन वहां पे होगा, या तो फिर कैनिजारो रिएक्शन होगी। कैनिजारो रिएक्शन के लिए एक कंडीशन है कि ऐसे एल्डिहाइड, ऐसे कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, वो सारे के सारे देंगे।
तो ये वाला रिएक्शन कौन सी है? कैनिजारो रिएक्शन है। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन क्या था कि किसी भी एल्डिहाइड को एक बार ऑक्सीडाइज किया जाता था और एक बार उसका रिडक्शन किया जाता था। तो एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसी का एसिड मिलता है, और जब भी एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो मुझे अल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे 1 by 1 वीडियो में, लेकिन यहां पे जरा देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो इसमें मिथेनॉल और पोटेशियम फॉर्मेट यानी कि उसी का साल्ट मिला जो भी हमारे पास बेस था। ओके, तो यहां पे हमको ए और बी मिल सकता है। ठीक है, चलो अगला हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिप्रेजेंट द विटामिन सी। तो विटामिन सी का क्या कौन रिप्रेजेंट करता है? साइक्रिक एसिड नो, बेंजोइक एसिड बिल्कुल नहीं, अरे ग्लूकोनिक एसिड बिल्कुल भी नहीं, ग्लूकोज से में कोई मतलब ही नहीं है, स्कॉर्बिक एसिड। ठीक, तो इसमें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो पार्ट है वो अपना कौन सा होगा? सी वाला होगा। ठीक, तो इसमें टिक है। हालांकि देखो ये पेपर था आपके सीनियर्स का, ठीक है, इसमें भी काफी लोगों को कंपार्टमेंट आ गई थी अब, लेकिन उसके अंदर कोई भी अलग से ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक, वो हमने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और जैसे भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो एग्जाम से रिलेटेड या जो भी आपको किसी से रिलेटेड हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल पे ज्वाइन कर लेना है आपको जस्ट 59 में, और जैसे आप करेंगे वहां पे हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, और वहां से मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ। राइट, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा? थोड़ा टाइम लगेगा और मुझे लगता है कि आप लोग कंसंट्रेशन के साथ इसको देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में रोजनमंड रिएक्शन है। रोजनमंड रिएक्शन क्या था? डायरेक्ट आपको पता है कि कोई भी हमारे पास अल्काइल असाइल क्लोराइड होता था और उस पर हम लोग H2PT या H2PD BSO4 डालते थे और हमको उसी करस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड मिल जाता था। तो यहाँ पे कहा गया रोजनमंड रिएक्शन यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, द कैटलिस्ट यूज्ड इन द रिएक्शन। ठीक है, तो रोजनमंड रिएक्शन क्या है? बाइनम रिएक्शन की मैं वीडियो बनाऊंगा, जरा तब तक लिए मैं बता देता हूं कि इसमें यह कहा गया है कि रोजनमंड रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। तो आपको पता है कि H2PD के साथ हम लोग BSO4 यूज करते हैं। BSO4 का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि रिएक्शन हमारे फर्दर आगे ना बढ़े, इसलिए हम लोग BSO4 का एज अ मॉडरेटर यूज करते हैं। और ये रिएक्शन रोजनमंड रिएक्शन जो है, इसकी एक लिमिटेशन है, दैट इज ये फॉर्माइल क्लोराइड के लिए अवेलेबल, उसके लिए वैलिड नहीं होती। आपको ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। BSO4 का यूज क्या हमने बताया, और हमने ये बताया कि जो HCOCl है क्या उसके लिए वैलिड है? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर्माइल ग्रुप के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि वो बहुत इनस्टेबल होता है, इसलिए वो रोजनमंड वहां पे रिएक्शन नहीं लगती है। राइट, चलो बहुत बढ़िया, आप लोग सीखते रहिएगा और जो भी आपको प्रॉब्लम्स है बताते रहिएगा। ठीक है, अगला इसमें कह रहा है विच ऑफ द एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द ऑप्शन विच अंडरगोज SN1 रिएक्शन। कौन सा SN1? आपको पता है ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। SN1 बहुत बढ़िया 3 डिग्री पे गया, SN2 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, तो वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आप पढ़े हैं केमिस्ट्री तो आपको समझ में आ रहा होगा कि SN1 का ऑर्डर क्या होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर 2 फिर 1। ठीक, राइट, तो इसमें ये वाला ऑप्शन है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, बहुत बढ़िया। इसमें लिखा गया है कि फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज गिवन बिलो विच एलिमेंट शोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सीरीज का एक वीडियो है, इसके बाद मैं आपको बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो फिर उसमें हम देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, 1 by 1। ठीक, अभी इसको समझो कि हम लोग कैसे मार्किंग स्कीम में जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इसमें कहा गया फ्रॉम द एलिमेंट 3D सीरीज गिवन बिलो विच एलिमेंट शोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जब आपको 3D एंड F ब्लॉक पढ़ाया गया तो उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स की बताई गई, तो उसमें बताया गया कि जो Mn है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +7 तक देता है, और Zn जो है वो खाली +2 देता है, Sc जो है खाली ट्रिपल+1 देता है। ठीक है, तो ये सारे वहां से एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राइट, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या होगा बेटा? मैग्नीज होगा। चलो ओके, मैग्नीज क्यों होगा वो आपको पता है। इसमें कहा गया, देखो इसमें कहा गया है कि द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन जो आपने पढ़ा था एक्टिवेशन एनर्जी में रिलेशन। ठीक है, तो वो आपने जब प्रूफ किया था तो सबसे पहले आपने क्या लिया था? K e की पावर -EA डिवाइड बाई RT। R क्या है? गैस कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन, और EA क्या है यहाँ पर? एक्टिवेशन एनर्जी, द रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिएक्टेड कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। राइट, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। राइट, बहुत बढ़िया। चलो अगला हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जरा आप देखिएगा। आइडेंटिफाई द टर्सरी एमाइंस फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अगर N के पास 3 R ग्रुप लगे हैं तो उसको हम टर्सरी बोलते हैं, या
अगर किसी भी कंपाउंड में खाली सिंगल N है तो 3 डिग्री है, NH है तो 2 डिग्री है, NH2 है तो वो 1 डिग्री है। ठीक, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात अभी नहीं है। देखिए आप लोग घबराते हैं कि भाई बहुत टफ एग्जाम जाएगा, ये आपके सीनियर्स का पेपर है। चलो अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन में जरा देखिए बेटा, 9 वाला में कह रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑफ कीटोन फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूशन। कह रहा है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कीटोन है ना, तो उसमें कौन बना सकता है। ठीक है, तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड है, उसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें टर्सरी ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब ये चीज है बेटा, जरा समझो। अगर हमारे पास RCOR है, इसको हम बोलते हैं कीटोन, और इस पे अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन कराएंगे यानी RMgX की रिएक्शन कराएंगे, देखिए नहीं तो आप कहेंगे कि बेटा जो सर बहुत जल्दी पढ़ा दिए। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो R ग्रुप यहाँ अटैक कर देगा जाके और MgX यहाँ अटैक कर देगा, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर क्या होगा, हमें 3 डिग्री का अल्कोहल मिल जाएगा, यानी टर्सरी अल्कोहल हमें फॉर्म हो जाएगा। तो आपको ये वाला इसके अंदर टिक कर देना था। बहुत बढ़िया। चलो भाई अगला हम लोग मूव करते हैं। ये एक ग्राफ है केमिकल काइनेटिक्स से, जो कि ये ग्राफ दिखा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ R और टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसकी स्लोप क्या जाती है, माइनस की जाती है, और इंटरसेप्ट जो होता है वो R0 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर ये इंटरसेप्ट करता है। ठीक है, इसके 4 ग्राफ होते हैं और 4 ग्राफ में से एक ग्राफ हर साल पूछा जाता है। ठीक, चलो अगला वाला जरा क्वेश्चन देखो, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसको आप पढ़िएगा डिटेल में, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो इसको आप ये और रीजन इंसर्शन वाले क्वेश्चंस पढ़िएगा। जरा ये क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, कितना सिंपल क्वेश्चन आया था। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, दैट इज, तो पहला वाला क्या होगा, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो ये रीजन इंसर्शन पढ़िएगा, बहुत सरल सरल है। ठीक है, ऐसे ही में कहा गया है कि पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। वाई, क्योंकि पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर जो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाता है, या हम कह सकते हैं -I भी दिखाता है। और -I अगर है तो -I का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचना। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, जैसे ये पैरानाइट्रोफिनॉल है, बात को समझिए ध्यान से, इसके नीचे क्या लगा होगा, NO2 ग्रुप लगा होगा। NO2 कैसा नेचर है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करेगा, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। वो डिक्रीज कर देगा तो ये H आसानी से बाहर निकल जाएगा, और जो आसानी से बाहर निकल जाए, इजी रिमूव H+ आयन इज गुड एसिड। ओके, तो ये अच्छा एसिड हो जाएगा रेदर देन फिनॉल। हालांकि फिनॉल जो फिनॉक्साइड आयन है मोर स्टेबल है, लेकिन इस केस में क्या होगा, पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, राइट। ठीक, तो ऐसे करके रीजन इंसर्शन जरा पढ़िएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। अब जो मैं तुमको दिखाना चाहता हूं इस चीज में, वो क्या है, कम समय है, स्मार्ट स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो ये सेक्शन बी है। अब देखो मैं क्या दिखाने आया हूं तुम्हें, ये सेक्शन बी है बेटा। ओके, चलो भाई, सेक्शन बी में कहा गया है 17 में 2 पार्ट हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो आपको अगर ये मिल गया तो आप भर भर के लिखोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इन रीट एक्सप्रेशन द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, ठीक है, इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन which has no unit and is equals to x plus y। नहीं जरूरत है। अब इसमें देखो ये क्या कहता है कि सीबीएसई आप क्या जवाब दीजिए। जैसे मान लो एक्टिवेशन एनर्जी थी बेटा, तो एक्टिवेशन एनर्जी में आप क्या कहते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू अ रिएक्टेंट दैट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है, सीबीएसई अपनी स्कीम में क्या देता है वेरिएटर्स को कि भाई ये लो, इतना अगर बच्चे ने लिखा है मार्क्स आप दीजिए उसको। ठीक है, देखो जरा सेक्शन बी का मैं दिखा रहा हूं, इसका स्कीम में कितना लिखना है आपको, बस देखिए। लेट्स सी गाइस, एक्साइटेड हो? चलो देखो, ये चीज कोई दिखाएगा नहीं, मैं दिखाऊंगा सिर्फ आपको, सिर्फ मैं दिखाऊंगा इसको। दिस इज स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय रखने के लिए आदेश दिया जाता है। गॉट इट? चलो 17 का ए है, क्या लिखा है कि भाई अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना है तो क्या करना होगा, द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। बस कहानी नहीं, आपने n इक्वल टू x प्लस वाई लिखा या नहीं लिखा कोई मैटर नहीं करता। अगर वो डिफाइन के लिए पूछा है तो आप डिफाइन करिए, उसके आगे कहानी मत लिखिए। वो कहता है एक लाइन लिखिए, मार्क्स लीजिए, चलते बनिए। कहानी उसमें नहीं लिखना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन दिखा दें, पूरा आधे पन्ने में दिखा दें, कहानी लिख दें, नहीं लिखना है। यही चीज तुमको सोचना है, समझना है बस। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन देखो, अगर आप चाहते आपको एक्टिवेशन आर्हेनियस इक्वेशन भी आती है तो आप आर्हेनियस इक्वेशन पूरी लिख देते। वो कहता नहीं चाहिए यार, हमें
हमको कॉन्सेप्ट दीजिए आप ना, हमने कहा डिफाइन करिए तो डिफाइन करिए, चलते नहीं के लिए ठीक है। तो देखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्रॉम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, राइट। इतना कह रहा था, लिखो बस, कहानी खत्म। अब चलिए सेक्शन, इसी सेक्शन का 18 वाला देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद मैं ये मार्किंग स्कीम पे आता हूं। एक बात को बेटा ध्यान समझिएगा और बहुत अच्छे से इसको आप समझिए, ठीक। देखो इसमें कहा गया है 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ H2O freezes at 272.07 Kelvin. Calculate the molecular mass of the solute. Kf फॉर वाटर की वैल्यू दी गई है 1 पॉइंट, ठीक, इतनी दी गई है। और कह रहा 18 ग्राम नॉन वोलाटाइल है, यानी स्मॉल w की वैल्यू दी गई है। और कह रहा 200 ग्राम ऑफ H2O के अंदर डिजॉल्व किया गया है, और ये जो फ्रीजेस H2O फ्रीजेस है 272.07 केल्विन। कह रहा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर दीजिए। Kf फॉर वाटर दिया गया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इतना हमने मिलाया, इतना फ्रीज हो गया। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्दी बनाऊंगा। लेकिन जरा देखो इस क्वेश्चन में सीबीएसई क्या कह रहा है कि आपको कितना लिखना है। बहुत टीचर बताते हैं कि जाओ उसके नीचे लिखो गिवन दैट वेट ऑफ सॉल्यूट या नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज 18 ग्राम। नो नीड स्टूडेंट्स, नो नीड। चलिए देखो क्या कह रहा है सीबीएसई, क्या आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 सेक्शन बी, चलो इसमें हम ट्रैक करते हैं इसको। 18 देखो, चलो देखो इस चीज को आप देखिएगा। वो कहता है देखो, अगर आपने ये फार्मूला लिखा, बात को समझो बेटा, चलो ये फार्मूला आपने लिखा, डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम मोलैलिटी, ठीक है, आप जानते हैं। ये यहाँ पे इसका एक्सटेंडेड वर्जन हो गया, एम की वैल्यू यहाँ पे रख दिया गया, और ये मॉलिक्यूलर मास एम बी की वैल्यू निकालो। कह रहा अगर आपने फार्मूला लिख दिया है आधा नंबर ले लो। बात समझ पाए? कह रहा आपने फार्मूला लिखा है ना, आधा नंबर ले लो। फिर कह रहा है देखो क्या कह रहा है कि डेल्टा टी एफ अगर आपने निकाला और आपने वैल्यूज पुट कर दिया, खाली वैल्यूज, 1 नंबर ले लीजिए एक्स्ट्रा। देखो देख लिया, देखा ना, फालतू कहानी लिखने से नंबर नहीं है। ये जो इवैल्यूएटर्स होते हैं उनके पास यही स्कीम होती है, वो देख के इसी चीज को चेक करते हैं और उनको किसी से मतलब नहीं है, सेम आंसर मैच कराएंगे, सेम आंसर मैच कराएंगे। अगर आपने 0.7 छोड़ दिया होता ना तो 155 नहीं आता, और 155 अगर नहीं आता तो आपका मार्क्स कट जाता, नंबर आपका कट जाता। केएफ 1.86 था, अगर 1.85 जल्दी के मारे ले लिए ना तो 150 151 वैल्यू आ जाएगी, नंबर कट जाएगा आपका तुरंत। तो ये टॉपर्स ध्यान दें, एक एक पॉइंट की वैल्यू निकाल के आपको पुटअप करना है। और देखो ये देखो कह रहा है कैलकुलेशन करके बच्चे ने अगर सॉल्व कर दिया है तो इसका फिर आधा नंबर बन गया, फिर इसका आधा नंबर बन गया। बात समझ पा रहे हो? जो भी बच्चा टॉप करना चाहता है इस सीरीज, इस 70 आउट ऑफ 70 सीरीज में जो भी बच्चा टॉप करना चाहता है, इन चीजों को बस ध्यान रखना है। इन चीजों को अगर ध्यान बेटा नहीं दिए तो 70 मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे। फिर आप कहेंगे अरे मैं तो सब किया था, मैं किसी टीचर ने काट दिया। तो मैं एक चीज और बता देता हूँ, सीबीएसई के कोई भी टीचर्स उनसे गलती नहीं होती है। हालांकि 100% इफिशियंसी किसी मशीन में नहीं है, लेकिन आप ये समझ लीजिएगा 99.9% गलतियां नहीं होती हैं। जो भी 60 अबव जाते बच्चे हैं उनके में गलतियां नहीं होती हैं। वो अगर कॉपी चेक कराएं तो यही सारी मिस्टेक्स होंगी, ठीक। तो चलो टाइम ना ज़्यादा वेस्ट करें आपका बेटा। चलो अगर वीडियो पसंद आए ना तो बेटा रिव्यू जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसी में ही आइए, सेक्शन बी में ही, ये देखो 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा विच कंपाउंड इन द गिवन पेयर वुड SN2 रिएक्शन फास्टर। आपको मैंने अभी बताया था बेटर लिविंग रीजेंट, SN2 का जो ऑर्डर होता है 1 2 3, यानी वो चाहता है कि ज्यादा लिविंग रीजेंट वाला हो, खटाक से निकले, हम जुड़ जाएं। तो इसमें लिया है आई का साइज बहुत बड़ा होता है, लार्जर साइज, और Br इसके स्मॉलर साइज में होता है, ये छोड़ता नहीं है, यानी SN2 प्रिफर करेगा कहाँ, आई वाले पर। यू गेट इट माई पॉइंट? ओके चलो तो देखो कहानी सीबीएसई क्या कहता है, क्या लिखना है आपको वो देखिए जरा। फिर क्वेश्चन में तीनों पढ़ दे रहा हूं। इसमें कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट।
ब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 आइडोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, सारे वैसे ही हैं, आपको पता है। एज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड्स इंक्रीजेज सो द बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेज। चलो, तो 219 का ए और बी का जरा देखिए क्या कहता है सीबीएसई, आपको लिखना क्या है। देखो, कहानियां नहीं लिखना है तुम्हें, बस यही चीज मैं बताना चाहता हूँ। बस कह रहा आप लिख दीजिए SN2 किसमें जाएगा, ये लिखा, लिख दो आयोडाइड इज बेटर लिविंग ग्रुप ड्यू टू द लार्जर साइज ऑफ आयोडीन। और इसके अलावा कोई कहानी नहीं लिखना है, ठीक, कि सरफेस एरिया कम होगी, कि वंडरवाल फोर्स अंदर क्या होंगे, कि इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, एच यहां, वो सब नहीं लिखना था। अब जरा देखो, कह रहा कि आप डिप वो कर दीजिए बॉइलिंग पॉइंट, तो अभी हमने बताया सबसे कम मोलिकुलर मास वाले का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। कह रहा ये लिखो, कहानी खत्म। अच्छा, एक चीज देखो, इसमें जो था 19 का ए, कह रहा कि अगर किसी ने बच्चे ने लिख दिया है कि CH3CH2I, वो पूछ रहा था कि CH3CH2I और CH3CH2Br में कौन सा SN2 फास्टर देगा। आपने लिख दिया CH3CH2I, 1 नंबर का था, आधा नंबर मिला, क्योंकि आपने रीजन नहीं बताया उसका। और आप तो कहेंगे ये तो हमने सर सही लगाया था, तो इसमें देखो लिख रखा है, इस चीज को जरा देखो, यही चीज मैं बताना चाहता हूं। इस चीज को जरा देखो, इसका मार्क्स देखो कितना लिखा है। लेट्स सी गाइस, 1/2, 1/2, ठीक। तो आधा नंबर और आधा नंबर, अगर आपने रीजन लिखा है तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, नहीं लिखा है तो कोई आपको 1 नंबर नहीं देने वाला है। गेट इट। चलो, ये सारी कहानियां सब तुम्हें नहीं बताएंगे। चलो, ओके भाई, तो समझ गए कैसे करना है। अभी पेपर उठाए हैं तो इसको सॉल्व करो पूरा, ठीक। अब हमने अगर अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपको बताने के लिए, तो इसको पूरा पूरा देखो। अभी हम और चीजें दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें देखने वाले। अब देखो, जैसे उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन मूव करते हैं भैया मेरे 20 नंबर। अब ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है राइट द स्टेप वाइज मैकेनिज्म। भाई 2 ही की मैकेनिज्म कोर्स में है, एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, और दूसरी एक और डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। 2 ही मैकेनिज्म है कोर्स में, 12th के कोर्स में कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, ठीक है। मैं बताऊंगा इसके बाद, जब ग्रीन बोर्ड पे आएंगे तब मैं बताऊंगा। अभी इसको समझते रहो कि किस प्रकार से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है, बस और कुछ नहीं। इसमें कहा गया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का स्टेप वाइज आपको मैकेनिज्म लिख देना है। अब इसमें तुम लिखोगे, ये बनाओगे, वो बनाओगे, कहानियां लिखोगे, नहीं चाहिए कहानी यार, उसको कहानी नहीं चाहिए, उसको कहानी नहीं चाहिए, उसको कहानी नहीं, उसको ये चाहिए था बस, कुछ भी कहानी नहीं चाहिए था। लोग कहते थे टीचर ये लिख डालो, वो लिख डालो। कह रहा ये बना दो प्लेनर, रुको 1 मिनट, 1 सेकेंड, लेट, ओके। कह रहा ये बना दो प्लेनर, पहला स्टेप स्लो स्टेप होगा, दूसरा जैसे ही कार्बन बनाओ फास्ट स्टेप हो जाएगा, और ये बन जाएगा। बस यही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो है मैकेनिज्म है। और इसमें क्या कहा गया ये देखो, कह रहा अगर ऊपर वाला एक स्टेप बच्चे ने लिखा है तो 1 नंबर आप उसको दे दीजिए, नीचे वाला अगर लिखा है तो 1 नंबर दे दीजिए, अगर आपने स्लोएस्ट स्टेप लिख दिया है तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। बात समझ गए, समझ गए ना। चलो, फिर कह रहा है कि भाई टालुइन से बेंजोइक एसिड बना दीजिए। कह रहा अब इसमें कुछ भी आप, टालुइन से बेंजोइक एसिड बनाने के बहुत सारे मेथड है, फिनाल बना लो या मिथाइल, कुछ भी बना लो, हर एक चीज से हम तो बना सकते हैं। एस्टर बना लो, एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दो, फिर बेंजोइक एसिड, फिर अल्कोहल। लेकिन वो कहता है कि आपको जो सुपीरियर मेथड हो आप उसको करिए। तो आपके पास रिटार्ड रिएक्शन थी, सॉरी उससे तो वो बनता है बेंजल्डिहाइड, ओके। तो आपको पास डायरेक्ट पता बताया गया, चाहे इथाइल बेंजीन हो चाहे मिथाइल बेंजीन हो, बस आप केमोनोफोर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, डायरेक्ट खटाक से बन गया, ठीक। तो 1 नंबर कह रहा ले लीजिए। अब देखो कुछ बताते हैं टीचर्स कि उसके नीचे नाम लिखा होना चाहिए, टालुइन के नीचे बेंजोइक एसिड के नीचे नाम लिखा होना चाहिए। अरे वो कहता है यार, वो जब पूछा गया कि टालुइन से बेंजोइक एसिड बनाइए, तो क्या उसमें तुम नाम लिखोगे, तुमको आती रिएक्शन है ना, तो उसके नीचे नाम लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक। हालांकि आता है तो नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं भी लिखा है तब भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक। चलो, तो ये समझ गए। अब देखो क्या कह रहा था अगला क्वेश्चन 21 में देखो लास्ट में क्या पूछा गया था कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, राइट द केमिकल इक्वेशन, ठीक। केमिकल इक्वेशन आपको लिखना था। और फिर कह रहा था 2 बेसेस मेंशन्ड इन द आइडेंटिफाई विच द डीएनए आरएनए। तो इसका जरा कहानी देखो, हमें लिखना क्या था इसके अंदर, बस देखो 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 बेटा, देख रहे हो। चलो देखो,
ये कह रहा है कि अगर ग्लूकोज में Br2 वाटर डालेंगे तो हमें पता था कि Br2 वाटर ऑक्सीडाइज करता है सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक, ये हमें COOH मिल गया। और कह रहा था कि डीएनए आरएनए में बेस लिखिए। अब तुम क्या करते, डीएनए आरएनए कहानी बनाते, लिखना स्टार्ट कर देते। अगर वो कह रहा है कि आपको 2 बेस बता दीजिए कौन से हैं प्रेजेंट, खत्म कहानी। देखो कह रहा है कि आप बस ये डीएनए के अंदर, ये आरएनए के अंदर ये प्रेजेंट होता है, और ये देखो नंबर लिखे, इधर देखो मेरे बच्चों, ये देखो दिखा है, देखो 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 देखो, चलो देखो। कह रहा इस रिएक्शन का 1 नंबर यहाँ, और अगर किसी ने बताया कि डीएनए के अंदर ये चीज प्रेजेंट होती तो आधा ले लो, और अगर किसी ने ये भी बता दिया कि आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है तो आधा और ले लीजिए। स्टेप वाइज मार्किंग इसी को बोलते हैं, समझ गए। चलो अगला पॉइंट, अब सेक्शन सी में हम लोग पहुंच गए। सेक्शन सी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए गए हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है बताना है, PTEN का होल ट्वाइस। ये लिखा हुआ है इथिलीन डाइअमाइन लिखा है और क्लोराइडो लिखा है। ठीक, यानी डाई क्लोराइडो, इथाइलिन यानी बिस, इथाइलिन डाइएमीन और प्लेटिनम, और जो भी इसकी एक्सीलेशन स्टेट आएगी 2 उधर जाएगा 4 यानी 4। तो इसका कह रहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर बता दीजिए, तो 2 ही इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ठीक, तो ये जरा देखो, और इसमें अगले वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि यूनिडेंटेड लिगेंड क्या, एग्जांपल के साथ बता दीजिए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आप इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए। तो इसके लिए जरा देखो कैसे कहता है सीबीएसई, आप करिए। इसी चीज को मैं बताने आया हूँ बेटा। ओके, आई एम सो सॉरी। ओके ओके, लेट्स ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। सेक्शन सी में हम लोग थे। ठीक है, ये सीबीएसई कहता है कि आपको ज्यादा कहानी नहीं बताता बनाना है। देखिए इधर देखो, इधर देखो, ये कह रहा है कि अगर उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा जा रहा है तो आप उसका सिस बनाइए, फिर एक ट्रांस बनाइए, और देख लीजिए दोनों में हाफ हाफ मार्क्स है। अगर आपका एक गलत हो गया तो आधा कट जाएगा। फिर कह रहा है कि स्प्लिटिंग बता दीजिएगा D4 कॉन्फ़िगरेशन के, जिसके लिए पेयरिंग एनर्जी डेल्टा की कम है, लेस देन। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर एक 3 इलेक्ट्रॉन D2G में चले जाएंगे और फिर एक इजी में चला जाएगा। यही पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इजी में ना जाके अपना D2G में ही रहता। ठीक, तो ये कह रहा है 1 नंबर ले लीजिए। फिर कह रहा है कि यूनिडेंटेड लिगेंड आप डिफाइन कर दीजिए। तो ये देखो कह रहा है लिगेंड बाउंडेड द मेटल आइटम द डोनर आइटम। ये 2 एग्जांपल हैं, आधा आधा नंबर ले लीजिए। अगर आपने डिफाइन किया तो आधा नंबर, आपने एग्जांपल दिया तो आधा नंबर। मुझे नींद बेटा आ रही है, तुम समझ लेना, ठीक है। और मैं आपके लिए बहुत मेहनत करने वाला हूँ यूट्यूब पे 7 दिन में, और उसके बाद सारे इंट्रेंसेस जो भी हैं वो आपके क्लियर कराएंगे विद, ठीक है, बहुत टॉप फैकल्टी के साथ। बिल्कुल इसको स्टेब्लिश हमने किया था 2018 में। ये बिल्कुल फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है आपके लिए, ठीक, ताकि आपका कुछ भला हो। अब देखो जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं, इस चीज को समझो। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ड इक्वेशन पढ़ा, और नर्स्ड इक्वेशन का जरा ये क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन दिया गया था और उसमें कहा गया था कि इसकी वैल्यू निकालिए। तो अगर आपने उसका फार्मूला लिखा, आधा नंबर देखा। अगर आपने, अब नर्स्ड इक्वेशन है तो ई नॉट सेल की वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा कि ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहां अगर आपने सही से निकाल लिया तो आपको आधा नंबर ले लीजिए। आपने वैल्यूज पुट कर दिया तो आपको 1 नंबर ले लीजिए। आपने अगर उसकी वैल्यू फाइनल निकाल दिया तो आप 1 नंबर ले लीजिए। लेकिन 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 क्या क्या लिखा है, पढ़िए। डिडक्ट 1/2 यानी हाफ मार्क्स फॉर द इनकरेक्ट और नो यूनिट। बात समझ गए। ये कहता है कि अगर लड़के ने वोल्टेज नहीं लगाया है, वी नहीं लिखा है, तो आधा नंबर से काटिए। इसी चीज पे तुम्हें फोकस करना है। यू गेट इट माई पॉइंट, ओके। इसी चीज पे आपको फोकस करना है बस, और कुछ नहीं फोकस करना है। चाहे वो टॉपर्स हो चाहे वो वीकर्स हो। अगर मान लो वीकर बच्चा होता, इसको किया होता, यूनिट नहीं लगाया होता, वी वोल्टेज नहीं लिखा होता, खत्म नंबर आधा उसका। ठीक, चलो अगला आप देख सकते हो, इनका कोई यूपीएससी नाम नहीं लिखा है। उसमें ये कहा गया था तो एक मेथड से आपको रिएक्शन करके दिखाइए। इसी में ऊपर अटैच्ड है, आप उसको देखिएगा, इजी है। हम लोग कल टॉप स्कीम में चलेंगे, ठीक है। चलो, ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से एक प्रॉब्लम आई है। कह रहा है कोई भी मेथड हो, आपको अगर लिखा गया है तो उसको दे दीजिए। और इधर ये देखो एक एनिसॉल का फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन दिया गया है कि पैरा आर्थो
निशाल का, ठीक है, निशाल का ये आपको ऐसे दे दिया गया। बात समझ पा रहे हो? चलो इधर देखो राइमर-टीमान रिएक्शन आ गई कि फिनॉल से हम लोग सैलिसिल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको देखना है और इसी प्रकार से आपको मार्क्स अचीव करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था 25 वाला, बात को ज़रा ध्यान से सुन लीजिए बेटा, बस एक चीज़ आप सुनिएगा, इसको बहुत सुनना अनिवार्य है। चलो देखो, कह रहा था कि एक ये कंपाउंड दिया गया था, एक एफ कंपाउंड दिया था, कौन सा स्ट्रांग एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा। तो इसमें ये एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा, लेकिन अगर बच्चे ने ये नहीं लिखा है कि माइनस आई इफेक्ट के कारण ये करेगा तो उसका नंबर कट जाएगा। लेट्स सी, ओके देखिए कट गया आधा नंबर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बस यही मैं इस पेपर के माध्यम से आपको समझाना चाहता था। बाकी इस पेपर में बहुत इजी इजी थिंग्स हैं और इस पेपर को मैं टेलीग्राम पे नहीं डाल सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, लेकिन उसको उस पर नहीं डाल सकते। ठीक, बात समझ पा रहे हो? लेकिन मैं इस पेपर को पूरा दिखा दे रहा हूँ यहीं पे, हर एक सेक्शन के बाद इसकी मार्किंग स्कीम लगी हुई है। आप स्क्रीनशॉट लेके उसको सॉल्व करिएगा। प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा मुझसे कि सर ये बता दीजिए मुझे। ठीक, तो देखो इसमें बहुत ईजी है। कल हम लोग जो सीरीज स्टार्ट करेंगे टॉप सीरीज, उसमें बहुत सारी चीज़ डिस्कस करेंगे बेटा, बहुत कुछ डिस्कस करना है तो आपके साथ। जरा ये वाला जो लिखा हुआ है इसमें, इसको आप इन क्वेश्चंस को करिएगा, देखिएगा कि यूनिट अगर नहीं है तो आधा नंबर कटेगा। ठीक है, देखो इसमें भी लिखा है। और ये सेक्शन डी है अपना, जो कि आपको पता है केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, एक इससे आता है या इनमें दोनों में से एक इलेक्ट्रो और कोऑर्डिनेशन से आ गया, और ये लिखा है उसका आंसर, ये लिखे हैं ब्रैकेट में उसके मार्क्स। ओके, बात समझे? बात समझे ना? ठीक है, और ये है सेक्शन ई, जो कि 5 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं, और सेक्शन ई का भी मैंने मार्किंग स्कीम लगा दिया है ताकि आप इसको देख सकें। देखो देखिए इसको, ये मैंने पूरा स्लाइड कर दिया, ये सेक्शन ई का, बीच बीच में आप रोक लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये पेपर था 2000 क्या बताया था मैंने, 24 का, जो आपके सीनियर्स थे उनका। और इसके बाद एक कंपार्टमेंट का पेपर आया है, जो कि मैं 27 के पहले पहले ही किसी दिन उसको डिटेल स्टडी करा देंगे। इसके बाद जो सीरीज मेरी आने वाली है चैप्टर वाइज, कि एक चैप्टर से, जैसे मान लो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आएगा अबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, इस बार ऑस्मोटिक प्रेशर से आ सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट से आ सकता है। उसमें से कौन से क्वेश्चंस हैं जो आने की संभावना 95% है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो आपको करना ये है कि वीडियो को लाइक जरूर करना है, लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए हमेशा के लिए हेल्पफुल है। ये नहीं कि 12th का एग्जाम हो गया बस खत्म, नो, ये आपको सीयूईटी, जैम, बीएससी, एमएससी, जो भी इंट्रेंसेस हैं, जो भी एकेडमिक चीजें हैं, वो सारी चीजें प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो मेरा और आपका साथ बहुत लंबा है बेटा। जो भी नए व्यूवर्स जुड़े हैं या जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑफलाइन वाले हैं, उन बातों को समझें और आप बहुत अच्छा एग्जाम करेंगे। ये पता नहीं क्यों मेरे अंदर ही इतनी एनर्जी है, ये मुझे मालूम है कि मैं आपको 4 दिन में इतना कुछ मटेरियल दे सकता हूँ, इतना कुछ पढ़ा सकता हूँ। अगर आपने पढ़ लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कल से मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा 7 से 8:30, 7 बजे से 8:30 इसी ग्रीन बोर्ड पे। ठीक, 1 बाय 1 कन्वर्जन। ऑर्गेनिक से आपको अगर डर लगता है तो ऑर्गेनिक जो टॉपिक्स हैं, ऑर्गेनिक्स जो हैं, उसी पे मेरी रिसर्च है। ठीक है, तो उससे आपको बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।